जीवन का कोई लक्ष्य होता नहीं है ऐसा कि बस यही एक लक्ष्य है। लक्ष्य बनाना पड़ता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि सचिन तेंदुलकर भी, जिनको कुछ लोग अतिशयोक्ति में क्रिकेट का भगवान कह देते हैं, क्रिकेटर बनने के लिए पैदा हुए थे ऐसा नहीं है। इतना कुछ बड़ा होने के बाद भी, क्योंकि उनके पहले क्रिकेट ही नहीं था इंडिया में, पर चार्ट तो ऐसे ही थे, तो फिर वो लोग क्या बनते होंगे जो क्रिकेटर बनने के लिए पैदा हुए। कहोगे जब वो चीज़ ही लॉजिकल नहीं है तो वो हो कैसे सकते। इसका मतलब चार्ट में तो नहीं लिखा रहता है कि ये व्यक्ति क्रिकेटर बनने के लिए पैदा हुआ है। ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स फेम इन सब का थोड़ा वो मिले आपको, है ना। और उसमें भी आप देखोगे कि किसी स्टेट के लोग एक पर्टिकुलर करियर की तरफ ही जाते हैं। जैसे बिहार वगैरह में आप देखोगे तो आईएएस वगैरह का क्रेज़ है, तो वहाँ पर किसी का शुक्र अच्छा भी हो तब भी उसी लाइन में जाते हैं। या कुछ समय पहले तक इंडिया इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। तो देश काल पात्र, आपका निर्णय, आपका कर्म बहुत कुछ डिसाइड करता है। सब कुछ सितारे डिसाइड करते हैं ऐसा नहीं है। सितारे बस आपका एक रोड मैप दिखाते हैं, क्या चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, इतना ही बता पाते हैं। तो कुछ ऐसा ही बहुत बड़ा हो रहा है। जितनी बड़ी बात होती है उतने सितारे ज़्यादा कह पाते हैं। बड़ी बात मतलब ज़्यादा लोगों की बात होती है। जैसे कि अब पूरी दुनिया के लिए जब मीन राशि में इतने सारे ग्रह आएंगे और आपके 10वें भाव में आएंगे तो वो क्या करेंगे, उसके बारे में कह रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और आएगा और आके ही रहेगा। तो वो आके ही रहेगा, पर आपके लिए वो क्या लेकर आएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ आप मिथुन राशि को लेके जो गोचर है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा आपकी जन्मपत्री है, वो कुछ किस हद तक थोड़ा सा सटीक बताएगी आपको, पर फिर भी आपका कर्तव्य, आपका कर्म, आपका माइंड, आप किस तरह से काम करते हैं, वो बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आप कहाँ तक जाएंगे। खैर शुरुआत करें तो मिथुन के लिए तो 10वें भाव में हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अप्रैल का महीना काफ़ी हद तक अच्छा ही है। 10वां भाव इज़ बेटर। 10वें भाव में कोई भी ग्रह बुरा तो नहीं होता, ये अच्छी बात है। राहु भी वहाँ अच्छे ही होते हैं, शुक्र भी अच्छे होते हैं, बुध भी अच्छे होते हैं, सूर्य भी अच्छे ही होते हैं, चंद्रमा भी बुरे नहीं होते, शनि भी ठीक है। मेहनत बहुत कराते हैं, हार्डवर्क बहुत कराते हैं, पर ठीक है, 10वां भाव अच्छा है। यही ग्रह राहु शनि ये सब चतुर्थ में आ जाएं या पंचम में आ जाएं तो थोड़ा दिक्कत वाले होते हैं। तो आपके लिए 10वें में आ रहे हैं, ये बढ़िया बात होगी। कितने योग बन रहे हैं, बहुत सारे योग बन रहे हैं। इनमें से जो आपका श्रापित योग है और पिशाच योग है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो है, उसमें उस पर ज़्यादा फोकस हुआ है। पर इसके अलावा यहाँ पर एक इस तरह का, मतलब आप कहोगे धूर्त योग बन रहा है, पितृदोष योग बन रहा है, विक्षिप्त योग बन रहा है, ग्रहण योग बन रहा है, जड़ बुद्धि या जड़मति योग बन रहा है, प्रेत श्रापित विषय ये तो है ही है, साथ में विषय योग बन रहा है, गुप्त संबंध योग बन रहा है। और सभी के लिए ये हिंदू वर्ष की ये जो आ रहा है इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। पर ये जो वर्ष आ रहा है वो थोड़ा सा ऐसी चीज़ों के साथ स्टार्ट हो रहा है कि इसको खप्पर योग कह रहे हैं। सूर्य ही राजा, सूर्य ही मंत्री, और साल के पहले दिन जो कि आपका नवदुर्गों का पहला दिन भी है ना, 30 मार्च को, उसी दिन आपका ग्रहण भी पड़ रहा है, अमावस्या तो है ही है, साथ में आपका ये इतने सारे योग भी बन रहे हैं। तो वो शुरुआत हो रही है साल की। कोई बहुत बढ़िया साल नहीं है, पर ये साल अपने आप में भले ही बहुत बढ़िया ना हो, पर एक अच्छे रास्ते की शुरुआत है, एक बड़ा बदलाव की शुरुआत है, जो अच्छा ही है, जो होना ही चाहिए, जो होना ही है। पर बदलाव हमेशा, अगर पर्टिकुलर में देखा जाए, उसी साल को देखे जाए, तो फिर उस खप्पर योग में बोलते हैं कि भैया जैसे सूखा पड़ता था पहले ज़माने में, अनाज नहीं होता था, है ना, राजा वगैरह पर आक्रमण हो जाता था, राजा और प्रजा के बीच में टकराव हो जाता था, यहाँ पर सरकारें पलट हो जाती थी, ये सब होता था पहले ज़माने में। क्योंकि उस समय किसान ही होते थे ना, वही था सब कुछ, अन्न वगैरह ये सब। बारिश ही सबसे बड़ी चीज़ थी, बारिश ना होना तो सूखा पड़ गया। आजकल के ज़माने में स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे हो जाना, है ना, बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह हो जाना, भूकंप वगैरह तो आज भी उसी तरह से हैं। पर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा ये सब पूरे साल में हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। सूर्य राजा ही होता है, तो आजकल के राजा हो गए, मिनिस्टर हो गए, आपके प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, अलग अलग देश हैं उनकी सरकारें हो गई। पूरी दुनिया का राजा कहो तो आजकल अमेरिका कह सकते हैं आप, चाइना वगैरह जो बड़े बड़े देश हैं, रशिया, यूरोप, इनके बीच में कुछ होना, ये सब रहेगा। वहीं आपके लिए देखा जाए तो 10वें भाव में ये सब हो रहा है। 10वें भाव में धूर्त मतलब शनि और बुद्धि आपका बुध है और शनि ये मिल रहे हैं आपस में। तो शनि क्या करते हैं, बुद्धि को थोड़ा स्लो कर देते हैं,
है ना। शनि थोड़ा बुद्धि में आलस से डाल देते हैं, शनि चीज़ों में हमको थोड़ा सा स्वार्थपूर्ण बना देते हैं, इसलिए इसको धूर्त योग कह दिया। पर आपके केस में शनि चूंकि कारक ग्रह हो गए, पंचम का स्वामी हो गया और लग्न का स्वामी हो गया, तो धूर्त योग आपके लिए काम नहीं कर रहा। काल पुरुष के लिए, दुनिया के लिए काम कर रहा, आपके लिए काम नहीं कर रहा। आपके लिए अच्छा ही है, आपके लिए आप धीरे से थोड़ा धैर्य के साथ पर आप एक्शन लोगे, और इसका मेन जो रिजल्ट है राजयोग के रूप में आपके लिए आ रहा है, तो देखिए ये भी अच्छा हो गया। इसके बाद दूसरा योग बन रहा है विक्षिप्त। विक्षिप्त को कई बार राहु चंद्रमा, कई बार आपका बुध चंद्रमा, ऐसे हम जोड़ लेते हैं, पर मतलब यही है कि बुद्धि जो है वो वेवी, चंद्रमा क्या होता है, वेवी होता है। चंद्रमा जैसा आज है वो कल नहीं है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो बुद्धि में बहुत ज़्यादा मन चलापन कह सकते हो, धैर्य की कमी हो सकती है, इस चीज़ को दिखाता है। पूरी साल के लिए तो है ही है, साल की शुरुआत में ही अगर ऐसा योग बन रहा है, पर इस महीने इसका असर ज़्यादा है। तो हमको धैर्य बना के रखना है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, अपना जो गोल है ना उससे नज़रें नहीं हटानी है, क्योंकि अगर उससे नज़रें हटी तो कहीं तो नज़रें जाएंगी, और जहाँ नज़रें जाएंगी वहीं आपका फोकस जाएगा, आप उसी काम में बिजी हो जाओगे, गोल को भूल जाओगे, समय बहुत निकल जाएगा, और उसके बाद फिर कहोगे कि भैया किस्मत साथ नहीं दिया। और वास्तव में हुआ क्या कि हम जैसे कि हम पार्ट ऑफ यूनिवर्स हैं, तो हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो भी ग्रह कह लीजिए, हमारे जो जीन्स हैं, जो हमारा माइंड का मेकअप है, वो हमको कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी की तरफ ले तो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्थिति में हमारी रिएक्शन कैसे होगी ये काफ़ी हद तक फिक्स होती है। साइंस भी कहती है कि हमारे कुछ सोचने से पहले ही वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है कहीं ना कहीं। पर अगर हम उससे भी पहले, मतलब कल फिक्स तो कल होगा ना जब वो सिचुएशन आएगी, पर हम उससे भी पहले अगर अपना कोई गोल लक्ष्य इतना ज़्यादा कर लें, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, इसी तरह से करना, यही करना है, अपने मन बुद्धि पर कंट्रोल कर लें, कहीं ना कहीं अपनी टेंडेंसी पर को ही एक तरह से बदल लें, तो फिर हम इसको बदल भी सकते हैं, जो कि आसान तो नहीं है पर पॉसिबल है। तो ये हो गया ये वाला योग। इसके बाद ग्रहण योग हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है ग्रहण योग। सूर्य और राहु मिलेंगे आपके, सूर्य और चंद्रमा मिलेंगे, तो सूर्य और राहु, चंद्र और आपके राहु, ये सब मिल रहे हैं आपके दसम भाव में। पर आपके लिए अगर देखा जाए तो सूर्य राहु, सूर्य जो है पंचम के स्वामी है, तो पराक्रम, मेहनत, कुछ इस तरह का कि भाई बहुत एफर्ट करने का मन ना करे, या कुछ एफर्ट का उतना रिजल्ट ना मिले। वहीं राहु और चंद्रमा मन को थोड़ा विचलित करना, धन के मामले में सडन डिसीजन ले लेना, कह सकते हो कि इमोशंस में डिसीजन ले लेना, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना, ये सारी चीज़ें बता रहा है, तो वो ना करें। मैं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन धन के मामले में ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि ये जो मंगल है वो एक तो नीच की ओर हैं, 3 तारीख से ही आपके धन के भाव में, फैमिली के भाव में, वाणी के भाव में बैठे हुए हैं। तो ये धन है, फैमिली है, वाणी है, पैसा है, आप किसके बारे में, और कुछ जब हम जैसे कि ड्राइविंग कर रहे हैं ना, उस समय थोड़ा धीरे धीरे आराम से, दुर्घटना से देर भली, वो वाली बात रखें, क्योंकि यहाँ से मंगल की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर आ रही है, हालांकि उच्च की दृष्टि है पर फिर भी, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो ग्रहण योग तो किसी हद तक है, पर उतना ज़्यादा खराब नहीं है दसम भाव में जितना कि वो और कहीं होता है, क्योंकि दसम भाव राजा का है, बॉस का है, ऑथोरिटी का है, और वहाँ पे ग्रहण योग बन रहा है, तो बॉस के साथ, राजा के साथ, ऑथोरिटी के साथ, पिता की लाइफ में पिता के साथ थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र जो है वो अच्छा रहेगा। माँ काली की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा सभी के लिए अच्छी है, क्योंकि वो खप्पर योग जो है वो सबके लिए बन रहा है। आपने वो सुना होगा, माँ की जो प्रार्थना है, जय अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारें तेरी आरती। तो खप्पर का यूज़ जो था माने जो रक्त बीज है उसके लिए किया था। रक्त बीज एक तरह से एक, जैसे बोलते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक से दूसरे का पैदा होना, बुराई से बुराई बढ़ जाती है ऐसे, तो बुराई को ख़त्म करने के लिए किया था। तो खप्पर योग इन द एंड उसमें ये तो होता है कि भाई उतार चढ़ाव, ये बहुत सारे लोग भी कई बार मर जाते हैं बीमारी पर, उसका अल्टीमेट पर्पस जो होता है कि धर्म की स्थापना ही होता है। और जो लोग अच्छे हैं, धर्म के पास पे चल रहे हैं, दूसरों के लिए केयरिंग है, अपने लिए भी केयरिंग है, केयरिंग होने का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं होता, समझदार भी हैं पर अच्छे हैं, उनका पर्पस अच्छा है, इंटेंशन अच्छी है, वो लोग इसमें सर्वाइव करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। जो लोग मन से बुरे हैं, किसी को कंट्रोल, किसी को परेशान करना चाहते हैं, कुछ बुरा करके कुछ अपना बड़ा करना चाहते हैं, ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग, ऐसे कंट्रीज़ भी धीरे धीरे उसमें दिक्कत आएगी, और दुनिया कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ ही जाएगी। पर इसमें काफ़ी सारा चेंजेस भी आएंगे, ये इस चीज़ को दिखाता है।
तो माँ दुर्गा की पूजा, माँ काली की पूजा सभी के लिए रिकमेंडेबल है यहाँ पर। ग्रहण के बाद जड़मती योग, राहु और बुध। राहु क्या है, ग्रहण लगाता है ना हर चीज़ पे, सूर्य चंद्र पे तो लगाता है, बुद्धि पे भी ग्रहण लगा देता है। हालांकि राहु और बुध मित्र हैं, तो पॉलिटिक्स के लिए रोग अच्छा है। दसम भाव में बनता है तो आप अपनी पॉलिटिक्स के थ्रू, बुद्धि के थ्रू, वाणी के थ्रू, टैक्टिक्स के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू आप कुछ बड़ा अच्छा कर सकते हो। पर चूंकि जड़मती मतलब हम छोटे उसको देख रहे हैं, करंट प्लेजर को देख रहे हैं, अभी 1-2 साल में क्या होने वाला बस उसी के हिसाब से चल रहे हैं। बड़े समय पे जाके वो हमको बाद में दिक्कत कर सकता है, नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर सकता है। तो कुछ भी करें, अच्छा करें, बिल्कुल बढ़िया बात है, अपनी उन्नति के लिए आप कुछ कर रहे हैं, पर किसी का बुरा ना करें उसमें, इस चीज़ का ध्यान रखें। वो कहीं ना कहीं समाज के लिए हिसाब से जितना हो सके ठीक ही हो, बढ़िया ही हो तो अच्छा रहेगा। तो जड़मती योग भी आपके लिए 10म भाव में उतना बुरा नहीं है, पर वाणी का ऑफिस में ज़रूर ख्याल रखें। किसी भी फीमेल के साथ बहुत ही ज़्यादा सफा कहेंगे आप, संभल के रहें, क्योंकि ये गुप्त संबंध योग बोलते हैं इसको। राहु शनि शुक्र, राहु शुक्र को भी ऐसे ही मानते हैं हम लोग, पर ये सबके लिए थोड़ी ना है। आपके चार्ट में होगा तभी रिजल्ट आएगा। वहीं राहु शुक्र जो है कभी कभी आपको बहुत फेम भी दे देता है। राहु बुध आपको पॉलिटिक्स में आपको अच्छा भी करा सकता है। और चंद्र और शनि जिसको हम विष योग बोलते हैं, वैराग्य योग भी है। और 10म भाव में इतने सारे ग्रह मिलते हैं तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। प्रवज्या योग बोल देते हैं हम, है ना, जो संतों की, ऐसा नहीं अब सब संत हो जाएंगे, और वो भी खासकर मिथुन राशि में संत होना थोड़ा मुश्किल है, मतलब उतना बढ़िया नहीं है। कि ये जो मिथुन राशि है क्रिएटिविटी की राशि है, चाइल्ड की राशि है। बच्चों को तो सब कुछ देखना है, सीखना है, करना है, बोलना है, इंजॉय करना है, बाहर भी सब कुछ जानना है उनको, है ना। तो मिथुन राशि उस चीज़ की राशि है। अब सूर्य की बात करी जाए तो सूर्य ग्रहण योग में है, तो पिता गुरु के साथ। फिर खप्पर योग की बात हमने कर ली। प्रेत और श्रापित योग, सबसे स्ट्रांग योग यही बन रहा है जो एक ही डिग्री पर है, एक ही नक्षत्र में है आपके राहु और शनि। ये दोनों जो है ना पूर्व भाद्रा नक्षत्र में है। वहीं आपके ये जो सूर्य हैं, बुध हैं और शुक्र हैं, ये उत्तरा भाद्रा में एक नक्षत्र में है, और जो चंद्रमा है वो रेवती नक्षत्र में है। कुछ कुछ ऐसी ही सिचुएशन जो है ना वो 1968 में बनी थी, जब मार्टिन लूथर किंग का एसिनेशन हुआ था। उसमें भी कन्या में केतु हैं, मीन राशि में आपके राहु शनि बुध सूर्य और बुध हैं। राहु शनि शुक्र सूर्य और बुध हैं, चंद्रमा नहीं है उस समय, मतलब 5 ग्रह हैं। और ये 1968 4 अप्रैल 6:01 पे, उस समय कन्या लग्न ही चल रहा था। ये जो कन्या था ना, ये बुध वाला जो था, ये लग्न में चल रहा था जब मार्टिन लूथर किंग का एसिनेशन हुआ था। और ये स्थिति पहले से ही शुरू हो गई थी। ये तो 68 की बात है। 63 में आपका जो जॉन एफ कैनेडी, उस समय लग्न में विष योग चल रहा था मकर राशि में, और वृश्चिक में सूर्य मंगल शुक्र और बुध थे। तो ठीक इस तरह से की मिलती जुलती घटनाएं हमारे भी 2020 के आसपास से जो कोरोना वगैरह आया वो चल रही हैं। अभी अल्टीमेट है, लास्ट चेंज है, इसके बाद से एक नई शुरुआत होगी, ऐसा हमारे चार्ट्स दिखाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है किसी बड़े नेता वगैरह का इस साल, या किसी बड़े देश में कुछ ऐसी चीज़ों का होना, किसी का हटना, किसी का आना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। चल भी रहा है दुनिया में, चाहे वो इसराइल और गाज़ा है, चाहे वो रशिया और यूक्रेन है, चाहे वो यूरोप और अमेरिका है। नए पार्टनर बन रहे हैं, पुराने पार्टनर छूट रहे हैं, काफ़ी कुछ बदलाव चल रहा है। आपके हिसाब से देखा जाए तो लगभग सारी चीज़ें अच्छी हैं। इस केतु के ऊपर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि आ रही है, तो केतु इम्पॉर्टेंट है। घर में शांति बना के रखनी है, आपस में जो प्रेम है उसको बना के रखना है। ऐसी वाणी बोलिए जिस मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाणी के भाव में मंगल बैठे हुए हैं, परिवार के भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो इन सब का ध्यान रखना है। प्रेम का जो भाव है उसका स्वामी जो है वो शुक्र है, तो वो आपका 13 तारीख के बाद अच्छा हो रहा है। 13 तारीख को शुक्र जो है मार्गी हो रहे हैं। 13 से पहले शुक्र जो है प्रेम है, विद्या है, अध्ययन है, स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा ख्याल रखना है, उसके बाद उनके लिए बेहतर समय है। ठीक इसी तरह से जो बुध हैं, जो आप ही की राशि के स्वामी हैं, वो 7 तारीख के बाद मार्गी हो रहे हैं, तब तक वक्री चल रहे हैं। तो 7 तारीख तक थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब राशि का ही स्वामी वक्री हो मतलब सब कुछ रुका रहना, कुछ ना कुछ चीज़ों में गलतियां होने का चांस है, करियर में भी कुछ ऊपर नीचे रह सकता है तब तक, इस तरह की पॉसिबिलिटी तो है गोचर के अनुसार। बाकी आपकी जन्मपत्री है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, सारी डेस्टिनी तो वहीं लिखी है। गोचर तो एक आकाश में अब जो हो रहा है उसके अनुसार जो है वो दिखा रहा है, अब जो हो सकता है, पर उनमें से किसके साथ क्या होगा ये डिसाइड आपकी जन्मपत्री करेगी। ऐसे ही मान लो जैसे कि एक लॉक है, एक की है ना,
तो जो लॉक है वो तो आपके जन्म के समय ही तय हो गया, और जो की है अब इस समय की जो की है वो सारे लॉक में नहीं लगेगी। इस समय जो अगर आपकी डेस्टिनी होगी तभी फिट हो पाएगी, तो वो जन्म पत्री दोनों मिलके ही इस चीज़ का रिजल्ट आपका आता है। भाग्य की बात की जाए तो शनि का परिवर्तन नवम से दसम में हो रहा है, जो ज़्यादा शुभ है, पर 2 महीने थोड़ा सा ख्याल जरूर रखना है जब तक कि राहु आपके कुंभ में नहीं आ जाते। जब राहु कुंभ में आ जाएंगे और गुरु आपके मिथुन में आ जाएंगे, जो कि 18 मई के आसपास होगा, तो चीज़ें कहीं ज़्यादा बेहतर आपके लिए होंगी। तब तक के लिए थोड़ा सा ध्यान तो रखें, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस के साथ तो करें। जब मेन जो आपका रहेगा फोकस वो करियर पे रहने वाला है, पर इसके साथ साथ अपने घर की जो लाइफ है, होम लाइफ जो है, उसको भी ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि एक आधी को वो जैसे बोलते ना, आधी को छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो थोड़ा बैलेंस बना के ज़रूर रखें, क्योंकि इन सारे ग्रहों की जो की है वो 4th हाउस में आ रही है। तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, और घर की जो मैरिज लाइफ वगैरह है उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता भी है। करियर में तो कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना इस महीने है ही। जहाँ तक है पॉजिटिव रिजल्ट आए इसकी उम्मीदें ज़्यादा हैं। फॉरेन लैंड, विदेश या खर्चे के योग भी यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि इन सब ग्रहों का जो डिस्पोजिटर है वो गुरु है, वो 12वें भाव में गए हुए हैं। और जो नक्षत्र है वो शुभ ही है, रोहिणी नक्षत्र है। यहाँ पर रोहिणी में बैठे हैं गुरु, और रोहिणी जो है चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। इस नक्षत्र में वो कहानी आपने सुनी होगी, चंद्रमा अपनी पत्नियां जो थी, जो नक्षत्र है उनमें से एक के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे थे, तो फिर उनको श्राप लगा था। उसके बाद उनको ना भगवान शिव ने वरदान दिया था, तो पहले फिर वो घटते और फिर वो बढ़ते थे। तो वही नक्षत्र जो है रोहिणी है, जो चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है। उसमें गुरु गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि है जिसमें कि चंद्रमा उच्च के होते हैं, और चंद्रमा आपके धन के स्वामी है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन, विदेश आदि से जुड़े हैं, ट्रैवल से संबंधित आपका काम है, तो उसमें वो आपकी हेल्प भी करेगा, है ना। और कुछ ना कुछ खर्चे के योग तो है ही। तो ये हो गया मेरी तरफ से मिथुन वालों का अप्रैल का जो राशिफल है, क्या लेकर आएगा आपका षटग्रह योग, इतना सब सारे के बारे में बताया। सारे योगों के बारे में हमने जाना। ज़्यादातर जो योग है आपके लिए वो पूर्णतः नेगेटिवली काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर और आपको ज्योतिष में रुचि है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकॉन दबा सकते हैं। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।